नुपुर शर्मा बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ। संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और आरएसएस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। इसके अलावा हमारे साथ शंभुनाथ जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही हमारे साथ प्रदीप कौशल जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अभिषेक सोम है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। सबसे पहले नुपुर शर्मा, पहले सुनते हैं केशव प्रसाद मौर्य। इस वक्त आप देख रहे हैं पूरे तरीके से मीडिया कर्मियों ने उन्हें घेरा हुआ है, सपोर्टर्स ने उन्हें घेरा हुआ है। उनके घर से जो तस्वीरें आई हैं जैसे कि वो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि अब ये दिन आया है क्योंकि उनके जैसा उप मुख्यमंत्री बहुत अच्छा कार्य करा है। उन्होंने कोरोना काल में बड़ी मदद तैयारियों करी और आज भी लोग अच्छा कार्य करेंगे क्योंकि देखिए माननीय ब्रिजेश पाठक जी जो हैं बहुत ही जमीनी नेता हैं और उन्हीं ने जो है बहुत ही कैंट विधानसभा में मलिन बस्तियों में बहुत काम किया है और हम लोग को बहुत खुशी है कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और हम लोग तो वर्कर्स में किस तरह का, बीजेपी वर्कर्स में, बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है वो हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, प्रधानमंत्री मोदी जब शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद, संपन्न होने के बाद वहां से निकले हैं, तब की तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ लगातार। नुपुर शर्मा, 2022 झांकी, 2024 अभी बाकी। नमस्कार अदिति जी, सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगी सभी नवनियुक्त आज जिन्होंने शपथ ली है और मंत्रिमंडल में अपना स्थान प्राप्त किया है अपनी मेहनत से, जनता की सेवा करने से। दूसरी बात, मैं तो इसमें जरूर विश्वास रखती हूँ क्योंकि अक्सर होता क्या है अदिति जी कि जब भी कोई चुनाव आता है उसका कुछ भी रिजल्ट हो, बात ये कह दी जाती है दिस इज अ लिटमस टेस्ट फॉर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी जी। तो जब हम जीत जाते हैं तो कहते हैं, जैसे 22 में कह रहे थे जब हम चुनाव जीते थे 10 मार्च को, कि आज आप चुनाव जीत गए हैं लेकिन इससे 24 का कोई लेना देना नहीं। लेकिन 17 के पहले क्योंकि आंकड़े ये नहीं बता रहे थे कि हम लोग कितनी भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाए के आएंगे उत्तर प्रदेश में 2017 में, तो तब कह रहे थे कि अगर जीते तो तुम्हारा नंबर लगेगा 2019 में। तो ये चिट भी मेरी पट भी मेरी करने वाले नेसेयर्स जो हार में भी अपनी मॉरल विक्ट्री ढूंढते हैं तो बखूबी है। लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट, हम इस आशीर्वाद और प्यार को जिम्मेदारी समझते हैं। मतदाता किसी विश्वास के साथ सवाल है नुपुर शर्मा, एक सवाल है हमारे सराखों पर। जी 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 आप हम्बल है, अच्छी बात है। ये वो चेहरे हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो योगी कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे लेकिन योगी 2.0 से आउट है, जिसमें दिनेश शर्मा, सिद्धार्थनाथ सिंह, श्रीकांत शर्मा, मोहसिन रजा, नीलकंठ तिवारी, सतीश महाना, आशुतोष टंडन, महेंद्र सिंह। मैं आपसे ये जानना और समझना चाह रही थी कि जब ये कैबिनेट चुनी गई है, क्योंकि मैं आपसे बार बार 2024 को लेकर सवाल करी, जब ये कैबिनेट चुनी गई है तो क्या आपका क्राइटेरिया रहा है, किस आधार पर आपने ये चेहरे चुने? देखिए अदिति जी, ये तो संगठन का एक निर्णय होता है, इसमें क्राइटेरिया की बात नहीं होती। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, बड़ा राज्य है, लगभग 24 करोड़ की वहां जनसंख्या है और आप भी जानती हैं कि 403 तो विधायक है कुल वहां पे, और ऊपर से हमारे एनडीए के विधायक अच्छे खासे 275 तक है, उससे ऊपर है। तो आप ये लगा लीजिएगा कि सभी को मौका मिलना चाहिए और ये संगठन का निर्णय है। इसमें तो मेरे हिसाब से मेरा मैंडेट भी नहीं है कि किसी को किसी पोर्टफोलियो में रखना है या मंत्री पद पे शपथ दिलाना के पीछे क्या सोच रही होगी। अच्छा, ओबीसी 20 चेहरे, क्या ये माना जाए जो ऑपोजिशन ने एक परसेप्शन, ये सब वो सवाल होंगे जो लोगों के जहन में होंगे, उन्हीं सवालों के जवाब मैं नुपुर शर्मा आपसे समझने की कोशिश कर रही हूँ। 20 ओबीसी चेहरे, क्या आप ये जो एक परसेप्शन बीजेपी को लेकर क्रिएट करने की कोशिश की गई कि बीजेपी जो है उससे ओबीसी छिटक रहा है, आपके मॉडल को समाजवादी पार्टी अलायंस ने रेप्लिकेट करने की कोशिश की 2024 से पहले, उसके काउंटर के तौर पे देखें इसे? देखिए अदिति जी, हर वर्ग, हर श्रेणी से आने वाले सदस्य को, विधानसभा के सदस्य को मौका मिलना चाहिए क्योंकि वो चुन के आते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। ऐसा नहीं है, खासकर मैं कहूंगी ज्यादातर, जहां तक आज मंत्री पद की शपथ हुई है, ज्यादातर लोग वो हैं जो डायरेक्टली इलेक्ट होकर असेंबली में आए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका फैक्चुअल और एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन तभी होता है
कि वो जिस जनता का विश्वास जीत के आए हैं वो अपनी मंत्री पद पे शपथ लेके बखूबी अपने कार्यों पे एक बिल्कुल ही सक्सेसफुल और खरे उतरते नजर आए कि देखिए हम सिर्फ अपने वर्ग के नहीं, हम पूरे प्रदेश के लिए काम करने में एकजुटता के साथ प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये तोड़ फोड़ एंड डिवाइडिंग अमंग्स कास्ट एंड रिलीजन बहुत सालों से चलती आ रही है, आप भी जानती है अदिति जी। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग तो नूपुर आप लोग आपने की, आपकी पार्टी ने की, और आपकी पार्टी के मॉडल को आपके ऑपोजिशन ने, जो आपके विरोधी उन्होंने रेप्लिकेट करने की कोशिश की है, उसे खुद भी उसे लागू करने की कोशिश की। लेकिन हम लगातार आपसे कह रहे थे जोश और उत्साह, जश्न की तस्वीरें हमने आपको दिखाई है। रवि त्रिपाठी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। किस तरह की सेलिब्रेशंस आपको अब देखने को मिल रहा है? रवि, हमने स्टेडियम में जो एनर्जी उत्साह था वो आपके कैमरा के माध्यम से, आपके माध्यम से महसूस किया। इस वक्त लखनऊ किस तरह से सेलिब्रेट कर रहा है? देखिए, उत्साह में कोई कमी नहीं है, लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। भले कार्यक्रम खत्म हो गया, जा रहे हैं, लेकिन देखिए सबके चेहरे पे तसल्ली, देखिए सबके चेहरे पे खुशी है। और इस बात की खुशी है कि सरकार आई है। जय श्री राम के नारे अलग अलग वेशभूषा में, देखिए ये शख्स को देखिए, उन्होंने बाल अलग तरीके से बनाए हैं। बाबा का नाम मोदी जी, बुलडोजर बाबा, जय श्री राम के नारे लगे हुए हैं। बातचीत भी करेंगे कि क्या भाई साहब कितना जोश है आप लोगों में? एक कार्यक्रम को एक राष्ट्रभक्त ने राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन को समर्पित करके और देश सेवा का बीड़ा उठाया है। ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री, इसके लिए जोश की असीम। स्टेडियम में बड़ा कार्यक्रम हुआ, पहली बार। स्टेडियम का अनुभव कैसा है भाई? आप तो स्टेडियम का बहुत अच्छा है, पहले भी हम कई बार, बहुत अच्छा है और इससे हमें बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और एकदम देखने के बाद में, स्टेडियम को देखने के बाद में हमें ऐसा लगा कि बाकी बहुत अच्छा एक महसूस हुआ। लाखों लाख कार्यकर्ताओं और सपोर्टरों के साथ भरा हुआ है खचाखच स्टेडियम। योगी आदित्यनाथ महाराज जी को हाथों को मजबूत किया और उनके बुलडोजर से यहाँ जितना गुंडा अभी बचे हैं सबको उठा दिया जाएगा। और कुछ और लोग भी हैं, नौजवान है, चश्मा पहन के आए। क्रिकेट की तरह लगा ये क्रिकेट स्टेडियम की तरफ है नहीं आज? एक्चुअली यहाँ पे क्या कहते हैं, जो आज अनुभव देखने को मिला है, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जन्नत नसीब हो गई है। अच्छा, ऐसा लग रहा है। स्टेडियम में मैच देखने का मजा था क्या? मजा जो आज आया वो उससे अच्छा मजा ये है, मैच अच्छा मजा। पहली बार राजनीति में पहली बार किसी कार्यक्रम को शपथ लेने के समय स्टेडियम में दिया गया। इसके पहले कहीं किसी पार्क में, किसी बाग में कहीं लिया जाता था। इससे साबित होता है कि राम राज्य का समय आ चुका है। धर्म जीत गया, अधर्म हार गया। स्टेडियम में शपथ ग्रहण का अनुभव कैसा रहा? बहुत ही सुखद। और जितने भी लोग यहाँ पर आए उनके लिए पानी और खाने की जो व्यवस्था थी उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और 22 में तो जीत हासिल की है, 27 में भी हासिल की, क्योंकि ये जो जन सैलाब आया है इसने जवाब दे दिया है कि इससे पहले स्टेडियम में शपथ ग्रहण किया था? मेरे क्षेत्र से है। स्टेडियम में शपथ ग्रहण देखा है आपने कभी? जी, ऐसा कभी हमने नहीं देखा। और मैं गोरखपुर से हूँ और बाबा के नगरी से हूँ। मैं पूरे प्रदेशवासियों को जो आज खचाखच स्टेडियम भरा था, इसके लिए मैं पुनः फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ महिलाएं भी नहीं, कुछ महिलाएं भी है, महिला लोग भी हैं। क्या आप लोगों ने अपने जीवन में कभी मैच देखा है स्टेडियम में कि नहीं देखा है? नहीं, मैच तो देखा है, लेकिन पहली बार शपथ ग्रहण मैं डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से धर्मशिला एडवोकेट आई हूँ इतनी दूर से, लेकिन मैंने पहली बार इतना देखा कि स्टेडियम में इतनी बड़ी भारी भीड़ खची बड़ी है। और मोदी के लिए क्या कहना चाह रही है? अभी आते रहेंगे मोदी जी पूरे 45% महिलाओं ने वोट दिया है मोदी जी को। और वो किस लिए दिया है? महिला सुरक्षा के लिए और महिला का जो भागीदारी है सशक्तिकरण के लिए दिया गया है। पीछे वाले को बोलने, उनको बोलने दीजिए। माता की जय, मोदी जी अमर रहे, योगी जी अमर रहे। और भी कुछ महिलाएं हैं। भाई स्टेडियम में जो आज शपथ ग्रहण देखने का आनंद आया कि नहीं आया? बहुत आनंद आया। अब तो हम
मैं ये चाह रही हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई भी प्रधानमंत्री बने तो मेरा योगी बने, केवल योगी बने, केवल योगी बने। आप महिला है, आज कहाँ से आई हैं आप देखने के लिए? बनारस से। बनारस से गाजीपुर स्टेडियम में मैच तो देखा होगा, शपथ ग्रहण पहली बार देखा। नहीं, रवीन से पूछिए, बनारस से आई है, मोदी जी को देखने आई थी कि योगी जी को देखने आई थी? हम गौतम बुद्ध नगर से हैं, जेवर एयरपोर्ट से हैं। ये स्टेडियम में मैच जो शपथ ग्रहण समारोह था, कैसा लगा? और भव्यता बहुत अच्छा लगा सर। तैयारी सब ठीक ठाक थी? तैयारी सब ठीक ठाक? हाँ बिल्कुल। अरे कासगंज वाले कैसा लगा स्टेडियम में? आज मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कार्यक्रम देखा। ये पूरा इतिहास लिख दिया हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने। भविष्य में शायद कभी ऐसा होगा, जो आज जैसा आनंद मिला है वो कभी हमने आनंद महसूस नहीं किया। गोरखपुर वाले भी हैं क्या? गोरखपुर वाले को स्टेडियम में शपथ ग्रहण कैसा लगा? गोरखपुर वालों को अभूतपूर्व लगा, क्योंकि योगी जी को बच्चा बच्चा गोरखपुर का जानता है, क्योंकि गली मोहल्ले और मेड़ मेड़ तक जा करके और हर स्थिति को वो जमीन से पैदा हुए हैं। उनको वरासत में नहीं मुख्यमंत्री मिला है अखिलेश मायावती के तरह। अपने कर्म भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को आमंत्रण कार्ड भेजा था, उनको लाने की, उनके भोजन की, तो ये वर्कर है जो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता है। कल आपको याद होगा होम मिनिस्टर का भी जो संबोधन था, तो उन्होंने यही कहा कि 2014 से पार्टी को उठाने का उत्तर प्रदेश में अगर किसी ने काम किया, उत्तर प्रदेश में पार्टी आज जिस मजबूत स्थिति में है उसका क्रेडिट इन्हीं वर्कर्स को जाता है, जो कि ग्राउंड पर पूरे डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। जश्न का माहौल है, उत्सव का माहौल है। वर्क की बात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, साथ ही बड़े नेता क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट्स इन तस्वीरों को कैसे एनालाइज कर रहे हैं। जरा वो जो ब्रेकअप है कास्ट वाइज इस कैबिनेट का, उस पर नजर डालना एक बार फिर से बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर शमुना जी, जल्दी से कॉमेंट आपका चाहती हूँ। ओबीसी चेहरों को 20 ओबीसी चेहरे, 8 दलित चेहरे, 7 ब्राह्मण चेहरे, ठाकुर चेहरे 6, 4 बनिया चेहरे, भूमिहार 2 और कायस्थ, सिख, मुस्लिम, खत्री, पंजाबी और आदिवासी एक चेहरा। लेकिन अगर इसको अलग अलग करें तो आप पाएंगे कि ओबीसी और सवर्ण लगभग बराबर पे खड़े हुए, दोनों की संख्या 20 होती है। क्योंकि फिर सवर्णों में हम ब्राह्मण, ठाकुर, भूमिहार और बनिया, खत्री सब जोड़ देते हैं, तो 20 वो भी होते हैं, 20 वो भी होते हैं। तो एक तरह से मौजूदा सरकार ने बताया कि ओबीसी और सवर्ण जो है लगभग बराबर हैं। उसके बाद फिर दलित हैं और फिर अन्य जाति, एक आध लोग और भी हैं, जैसे एक मुस्लिम भी है। तो कास्ट फैक्टर के हिसाब से ठीक है, लेकिन जो चैलेंज था कि ओबीसी का, कि हम ओबीसी को सबसे ज्यादा रखेंगे, तो उस लिहाज से तो ओबीसी थोड़ा पीछे रह गई है ना। जो भाई ओबीसी का तो कि पिछड़ा पावे 100 में 60 जो नारा हुआ करता था, उस हिसाब से 60% का हिस्सा तो उसको नहीं मिला है। उसको हिस्सा थोड़ा कम है, बल्कि सवर्णों के बराबर है। तो ये थोड़ा ओबीसी को लेकर हमने देखा कि जब कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ था, प्राइम मिनिस्टर मोदी का कैबिनेट एक्सपेंशन हुआ, या इससे पहले भी बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रहे उसके केंद्र पर कहीं ना कहीं ओबीसीज रहे। हाँ, लेकिन और बीजेपी ने अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को उसी के इर्द गिर्द बुना भी। इस पे मेरा फॉलोअप क्वेश्चन ये है, क्योंकि हम ओबीसीज के बारे में बात कर रहे हैं, जो एक क्रिटिसिज्म रहा कि योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है वो एंटी ब्राह्मण है, एक ये ऑपोजिशन की तरफ से बार बार कहा गया। जो अभी आप सवर्णों को लेकर बात कर रहे हैं, आपको लगता है उस क्रिटिसिज्म को भी एड्रेस किया इस कैबिनेट द्वारा? नहीं, उस लिहाज से भी देखा जाए तो जो कहा गया था एंटी ब्राह्मण है, मैं तो खैर एंटी ब्राह्मण उस तरह से नहीं संदर्भ में ले रहा, लेकिन ये कहूंगा कि ओबीसी और सवर्णों का स्थिति दोनों बराबर पे खड़े हुए हैं। ओबीसी भी 20 हैं और सवर्ण भी 20 आते हैं। तो ये कहना कि ओबीसी को बहुत प्रमुखता दी गई, ये नहीं मान सकते हैं। ये अलबत्ता ये माना जा सकता है कि दलितों में जो गैर जाटो दलित हैं उनको जरूर प्राथमिकता मिली है। उसी तरह ओबीसी में गैर यादव, ये यादव सिर्फ एक ही है, गिरीश यादव। उसके अलावा आप देखेंगे कि उसमें जाटो कितने, शायद 1 या 2 जाटो मिल रहे हैं। बाकी सारे दलित जो हैं दूसरी बिरादरी से आते हैं। असीम अरुण शायद बिहार के हैं, इसलिए उनको अगर माना जाए तो बाकी लोग न के बराबर ही हैं। तो जो फार्मूला पहली बार था कि गैर यादव और गैर जाटो, वही इस बार भी है, गैर यादव गैर जाटो। ठीक है जी। एक कमेंट जल्दी से प्रदीप कौशल जी, 2024 से पहले इस कैबिनेट को आप कैसे देखेंगे? क्या मैसेजिंग देने की कोशिश बीजेपी यहाँ कर रही है? नहीं, पहले तो मैं जो पीछे शुक्ला जी जो प्रश्न का उत्तर दे रहे थे, उसी में एक बात जोड़ना चाहूँगा कि जो पिछड़ा वर्ग है ये अपने आप में एक सिंगल ब्लॉक नहीं है। उसमें अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। हम लोग वो केवल बहस के लिए तो कह सकते हैं कि पिछड़ा वर्ग, ऐसा वर्गीकरण है नहीं। सब जातियां अलग अलग हैं
और अलग अलग जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। दूसरा आपका प्रश्न क्या था? 2024 से पहले इस कैबिनेट के माध्यम से क्या मैसेजिंग देने की कोशिश की जाए? मैसेजिंग जैसे थोड़ा और संतुलित करने का प्रयास किया गया है। अब जैसे उप मुख्यमंत्री के तौर पे आप देखें ब्रिजेश पाठक थोड़े ज्यादा जमीनी नेता हैं, दमदार हैं और असर्ट करने वाले हैं। तो पहले जो एक प्रचार विपक्षी दलों ने भी किया था और ऐसी धारणा बनी थी कि ब्राह्मण शायद भाजपा से उखड़े हुए हैं। दिनेश शर्मा थोड़े विनम्र व्यक्तित्व के थे, वो उस तरीके के जननेता नहीं थे, लेकिन अब जैसे ब्रिजेश पाठक को आगे किया गया है तो ब्राह्मणों को एक और जिसे कहें कि वॉइस दी गई है, आवाज दी गई है। तो ये अगला जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें ऐसा मान के चलना चाहिए कि वो ब्राह्मण समाज को भाजपा के साथ शायद बड़ी आक्रामकता के साथ प्रेरित कर सकेंगे भाजपा के साथ जुड़ने के लिए। अब दूसरा आप देखेंगे कि इसको थोड़ा डायनामिक करने की कोशिश की गई है। कुछ साहसिक प्रयोग किए गए हैं। बेबी रानी मौर्य राज्यपाल थीं, लेकिन उनको वहां से त्यागपत्र दिलवा करके 6 महीने पहले चुनाव से उनको लाया गया और चुनाव में उतारा गया। तो दूसरा आपने देखा वो जो IPS ऑफिसर हैं असीम अरुण, तो उनको ला करके एक युवा चेहरा है और साथ में प्रशासनिक अनुभव है उनका, उनको ला करके एक पहल की है भाजपा ने। उसी तरीके से जो पूर्व IAS अधिकारी अरविंद शर्मा है जिनके पास PMO में काम करने का अनुभव है, उनको लाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब डिलीवरी के ऊपर भी मुझे लगता है पार्टी का फोकस है कि डेवलपमेंट की जाए, विकास किया जाए और इनके प्रशासनिक अनुभव का लाभ दिया जाए। ठीक है, बड़ा सवाल यही था कि यूथ की एनर्जी, नारी शक्ति और जो सीनियर लीडर्स का अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उसका संतुलन किस तरह से बिठाया जाएगा। अभिषेक सोम, अखिलेश यादव का ट्वीट है, नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, बिल्कुल ठीक कहा है और बहुत बहुत बधाई। नई सरकार का गठन हुआ है। बीजेपी तो यही कहेगी कि हर चीज, हर बात के लिए क्रेडिट अखिलेश यादव ही लेते हैं। जनता ने भी, आपने कई प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट लेने की कोशिश की, लेकिन जनता ने उसे नकार दिया। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि नई सरकार का गठन हुआ है, बहुत बहुत बधाई है। पर इसमें कुछ कमी ये रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी और मायावती जी की, BSP की जो डील हुई थी, ओवैसी साहब की डील हुई थी, तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को उनका धन्यवाद करना चाहिए। मतलब आप किस किस के बीच करार की बात कर रहे हैं? आप मायावती का भी नाम ले रहे हैं, आप असदुद्दीन, मैं दूंगी नुपुर शर्मा, प्लीज मैं आपको दूंगी। आप पहले डिसाइड करें कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ बीजेपी ने डील की, आप ये डिसाइड करें कि मायावती के साथ बीजेपी ने डील की। बीजेपी ने किसके साथ डील? देखिए, मायावती के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो डील हुई थी, क्योंकि BSP ने बहुत निष्क्रिय स्तर पर चुनाव लड़ा है। ओवैसी साहब ने एक माइनॉरिटी का वोट बैंक काटने के लिए उत्तर प्रदेश में काफी मेहनत करी और इन सब चीजों का एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ है। तो मुझे लगता है कि मायावती ने जो अपना धर्म निभाया है, आपकी पार्टी ने कुछ किया नहीं। उन्होंने यही कहा कि मुस्लिम एम्पावरमेंट के लिए कुछ नहीं किया और इसीलिए वो उत्तर प्रदेश आए हैं, उन्होंने तो ये कहा। लेकिन नुपुर शर्मा 2 सवाल। एक तो जो आप पर अभी अभिषेक सोम ने कहा, आपने मायावती के साथ भी एक डील कर ली और आपने योगी आदित्यनाथ को भेज दिया माइनॉरिटी, माफ कीजिएगा, असदुद्दीन ओवैसी को भेज दिया माइनॉरिटीज का वोट काटने के लिए। देखिए अदिति जी, सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि अपनी पीठ थपथपाने की बस केवल आजकल 2 ही लोगों की आदत है, एक अखिलेश जी की और आजकल हाल ही में केजरीवाल जी की। दूसरी बात, हमारे ऊपर इल्जाम लगता है सोशल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, और मैं माफी चाहती हूँ। मंत्रिमंडल को जातियों में और धर्म में बांटना सब भारतीय नागरिक है, ये समझ लिया जाए जिन्होंने आज शपथ ली है। अब देखिए, ब्लेटेंट फॉर्मूले किसने दिए? BMW और MY के, जो ब्लेटेंटली मुस्लिम और यादव का एक गठजोड़ करके चुनाव में उतरना चाह रहे थे, साथ में जाट भी ले लिए थे और सीधा मैदान में उतरे कि बस ये 3 वर्ग से हमें मतलब है और जैसे बाकी कोई उत्तर प्रदेश में रहता नहीं और मतदान देता नहीं है। ये वाला प्रश्न जो सोशल इंजीनियरिंग, मैं तो कहूंगी ब्लेटेंट डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, तो उनसे पूछना चाहिए। लेकिन अभी कुछ ब्राह्मणों के बारे में बात हुई, माफी चाहती हूं मैं, आप खुद ही बता रही है कि अगर आप कास्ट में ही देखना चाह रही है तो 7 आपने बताया ब्राह्मण आज आ गए
और एक फेमस चीज है कि पुरानी योगी 1.2 सरकार, जो पहली सरकार थी, उसमें उनके जो 3 सबसे पावरफुल ब्यूरोक्रेट थे वो ब्राह्मण जाति से आते थे, उनके मीडिया एडवाइजर भी ब्राह्मण जाति से आते थे, उनके फाइनेंस सेक्रेटरी भी ब्राह्मण जाति से आते थे। अगर जातियों में ही बात करनी है, और 7 मंत्री भी ब्राह्मण थे, तो ये एक चश्मे से देखना। मैं एक बात आज आपको कह के अपनी बात स्पष्ट करूंगी, ये धर्म जाति के चश्मे से हमारी सरकारों को देखना बंद कर दिया जाए। हमारा एकमात्र एक फ्रेज है जिसको हम फॉलो करते हैं, हमारा लक्ष्य एक है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना और सबके प्रयास से विकास लाना। इसी मूल मंत्र पे आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की सरकार चली है, चल रही है और चलती आएगी। नुपुर शर्मा, सबसे पहले तो क्लैरिटी के लिए, आपके ओपोनेंट्स आप पर ये आरोप लगाते रहे मैम कि आप ये राजनीति करते हो, और दूसरा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, एक रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम चेहरे को, जबकि योगी असदुद्दीन ओवैसी की बात की जाए तो वो तो कहते थे कि 18% मुसलमान है, उसे अपना सीएम खुद से चुनना चाहिए। ये सवाल का जवाब मैं क्या दूं? वो तो ओवैसी ने कहा, ये तो एआईएम के प्रवक्ता से पूछिए। नहीं, और जितने हमारे रिप्रेजेंटेशन है, जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, ये जातीय समीकरणों से परे, धार्मिक समीकरणों से परे तो सवाल है। सवाल का जवाब तो फिर सवाल पूछे जाएंगे ना मैम, सवाल पूछे जाएंगे। पार्टियां भले ही अपने लेवल पर दावे करें किस तरह से ओवैसी, और किस तरह से ओवैसी, अदिति जी एक सेकेंड, अगर ओवैसी जी कह रहे हैं कि 19% मुसलमान उत्तर प्रदेश में ओवैसी जी को और उनकी पार्टी को वोट करे, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता क्या स्पष्टीकरण देगा भाई? बोला आपके स्पष्टीकरण की जरूरत ओवैसी साहब के स्टेटमेंट के लिए नहीं है। आपसे सवाल है मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को लेकर, उससे जुड़ा हुआ सवाल है। अगर 18% मुसलमान की बात हो रही है और एक रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है तो उससे जुड़ा हुआ सवाल है। अदिति जी, ये कहा जाता है कि मुसलमान वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, शायद इसलिए जो विपक्षी दल है वो BMW, ब्राह्मण मुस्लिम वीकर और MY मुस्लिम यादव वाले ये फिनोमेना और फॉर्मूले लेके बाहर निकलते हैं, और ब्लेटेंट अपीजमेंट है। भूलेगा मत, बहन मायावती जी ने सहारनपुर के देवबंद के अंदर से 2019 में किस तरीके का भाषण दिया था, 2 दिन के लिए इलेक्शन कमीशन ने बैन तक कर दिया। तो योगी आदित्यनाथ का एक कमेंट अभी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले नुपुर शर्मा आप बात पूरी कर लें, उसके बाद अभिषेक सोम आपको जवाब देना चाह रहे हैं। जल्दी जल्दी प्लीज। हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हमारे विपक्षी दल में और कुछ लोग जो ऐसे अपने आप को पॉलिटिकल एनालिस्ट समझते हैं वो जरूर ऐसी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप तुलना ही कर लें विपक्षी समाजवादी पार्टी से, तो आप देख लेंगे कि महिलाओं में 10 से 14, मैं तो कहूंगी 10 से 14% महिलाओं ने तुलना करें तो भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट दिया है। और ये भी मानना है कि वो 3 तलाक को बैन करना और महिलाओं को उनकी सम्मानता दिलाना धारा 14 के अधीन भारतीय संविधान के तहत, इसके चलते मुसलमान बहनों तक ने हमारे को वोट किया है। तो जो अपनी आंख में पट्टी बांध के बैठना चाह रहे हैं, उनको लगता है कि हम डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो इतने नंबर कैसे आ रहे हैं? कहीं ना कहीं तो हमारे को संपूर्ण जनता और मतदाता हमारे पे विश्वास जता के मतदान दे ही रही है ना, कर ही रही है ना। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम उनके साथ सच में विकास कर रहे हैं एंड इंसाफ भी दिला रहे हैं, चाहे कानूनी इंसाफ हो, चाहे ठीक है मैम, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स के आरोप आप पर भी लगते हैं, आप ऑपोजिशन पर वही आरोप लगा रही है। खैर वो आप लोगों के बीच की राजनीति है। अभिषेक सोम, तुष्टीकरण की राजनीति आपने की है, सीधे तौर पर कह रहे हैं वो। देखिए, पूरा देश जानता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है। भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं खुलेआम राजनीतिक मंचों से कहते हैं धर्मांतरण करा देंगे, घर वापसी करा देंगे, और इस तरह के नारों से वो एक युवाओं को उनको भटका रहे हैं। नरसिंहानंद सरस्वती महाराज, आप पूरा देश देख रहा है किस तरह की वो युवाओं को शिक्षा दे रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। आप यही आरोप लेकर तो जनता के बीच गए। नहीं, हम आप, आपके नेता इन्हीं आरोपों के साथ जनता के बीच गए, और जनता ने इन आरोपों को या जनता ने इस आधार को ध्वस्त किया। अदिति जी, जनता हमारे साथ थी। ये चुनाव जो हुआ है, ये मायावती जी जो बीएसपी ने निष्क्रियता से जो चुनाव लड़ा है, और ओवैसी साहब ने जो इनको जो एक इंटरनली जो सपोर्ट किया है, इनको तो धन्यवाद करना चाहिए। आज इतना बड़ा राजनीतिक मंच सजा लखनऊ में,
तो इनको खुलेआम कहना चाहिए था, उनको सम्मान देना चाहिए था। और मायावती जी पर जितनी भी जांच एजेंसियां, जितनी भी जो सेंट्रल एजेंसी उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें सहयोग करने का इनका हो सकता है कोई डील हुई हो, उसका भी तो खुलासा होना चाहिए। लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट की केंद्रीय एजेंसी जो है सेंटर उनका दुरुपयोग कर रहा है। अखिलेश यादव एक बार फिर से याद दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने स्टेडियम बनवाया था जहां पर शपथ ली गई, तो क्रेडिट की होड़, अब इलेक्शन मोड से बाहर आने की जरूरत है। नुपुर शर्मा, जल्दी से आपका काउंटर, उसके बाद डॉक्टर संजीव मिश्रा भी कमेंट में उनका लूंगी, जल्दी जल्दी प्लीज। देखिए, ये जो इल्जाम हम पे लग रहा है, जिन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ये तक कह दिया था कि जो मुसलमान अपराधी हैं युवा, उनके ऊपर केस वापस ले लिया जाएगा, जिन्होंने बकायदा ये सर्कुलर निकाला था कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारे कौन थे वो, जिनको आपकी पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख बना दिया? डीएम शाहजहांपुर, मैं बोल सकती हूँ अदिति, मैं इनके ऊपर नहीं बोली। साफ सी बात तो ये है कि डीएम शाहजहांपुर ने बकायदा उस सर्कुलर को जारी करते हुए जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे स्कूलों को बंद कर दिया था। ठीक, आप मुजफ्फरनगर का जिक्र कर रही थी। योगी 2.0 में पश्चिमी यूपी से 16 मंत्री बनाए गए हैं। हम आपको ये रीजन वाइज ब्रेकअप देने की अब कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी से 16 मंत्री हैं, अवध से 6 मंत्री हैं, रोहेलखंड से 5 मंत्री हैं। मध्य यूपी की बात करें तो 6 मंत्री हैं, बुंदेलखंड से भी 4 मंत्री हैं। तो पश्चिमी यूपी जहां पर किसानों की नाराजगी की बात कही जा रही थी, जाट खपा है ये कहा जा रहा था, वहां से 16 मंत्री, पूर्वांचल से 15 मंत्री। तो ये रीजन वाइज ब्रेकअप भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, साथ ही किस तरह से कास्ट को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो भी हमने आपको दिखाया। और डॉक्टर संजीव मिश्रा, क्या भारतीय राजनीति में डिसीजंस को कास्ट से अलग देखा जा सकता है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश करे, क्लेम करे कि वो कास्ट से ऊपर हट रही है, बट ये हो नहीं पाता है। कास्ट के साथ अब की जो चला है मामला, दूसरी पार्टी से आए हुए लोग, आप आज का पूरा मंत्रिमंडल उठा के देख लीजिए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बीएसपी से आए, इसके बाद कैबिनेट मंत्री जितने उसमें से ज्यादा बहुत सारे, राकेश सचान, प्रतिभा शुक्ला, जो राजभर है अनिल राजभर, ये सब दूसरी पार्टियों से आए लोग हैं। हम अभी अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं लगातार दूसरी पार्टियों से। तो एक चीज ये भी मैसेज देने की कोशिश की गई, फिर से लालच दिया गया है कि भाई आ जाओ हमारी पार्टी में आ जाओ, अगर लोकसभा चुनाव के बाद हम फिर तुम्हें मदद करेंगे। भाजपा टिकट काट के दूसरी पार्टियों से आए लोगों को समाहित करती है। इस बार भी यही हुआ है। ठीक, तो इस बार जो बड़ी खबर है, डॉक्टर संजीव मिश्रा, मैं वापस आपको फ्लो दूंगी, मेरे सहयोगी विशाल पांडे और अपडेट के साथ है। विशाल पांडे, सबसे ज्यादा मंत्री अगर हैं तो वेस्टर्न यूपी से हैं। 16 मंत्रियों की बात कही जा रही है। वेस्टर्न यूपी जहां पर नाराजगी, जाटों की नाराजगी, किसानों की नाराजगी की बात कही जा रही थी, क्या उसे ही एड्रेस करने की कोशिश यहां की जा रही है या वजह कुछ और है? देखिए अदिति, जिस कथित नाराजगी की बात की जा रही थी वो मैंडेट के बाद से बिल्कुल साफ हो गया कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी। लेकिन बीजेपी लोकसभा चुनाव 2024 को ध्यान में रखकर एक एक कदम इस मंत्रिमंडल में उठा रही है, क्योंकि 2022 के जो चुनावी नतीजे आए हैं उसके मुताबिक 80 लोकसभा सीटों में से 24 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां पर सपा गठबंधन को बढ़त मिली है। तो बीजेपी 2024 के लिए कम से कम एक जातिगत समीकरण को दुरुस्त कर रही है, प्रशासनिक क्षमता वाला एक मंत्रिमंडल तैयार किया है जिसमें कई प्रोफेशनल्स को जगह मिली है। और अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें तो पूर्वांचल से 15 मंत्री बनाए गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को पूर्वांचल में इस बार हुआ है। पश्चिम से 16 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा अवध क्षेत्र से 6 मंत्री हैं, रुहेलखंड का जो एरिया है वहां से 5, मध्य यूपी से 6 और बुंदेलखंड से 4 मंत्री बनाए गए हैं। कुल 52 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें 20 ओबीसी कोटे से हैं, 8 एससी समाज से हैं, 7 ब्राह्मण और 6 ठाकुर, 4 वैश्य समाज से हैं, 2 भूमिहार, 1 कायस्थ और एक सिख, मुस्लिम, खत्री, पंजाबी और आदिवासी समाज से यह मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। दरअसल एक सामाजिक तौर पर एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है उसको भी चरितार्थ करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इसमें सिख भी हैं, मुस्लिम भी हैं, आदिवासी भी हैं, एससी
भी हैं, अपर कास्ट भी है और ओबीसी भी है। लेकिन क्योंकि ये 2 साल योगी आदित्यनाथ के लिए जो आने वाले हैं, कई तमाम वादे जो बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किए हैं उनको पूरा करना एक चैलेंज होगा, और इसके अलावा जो टीम रहती है वो सही तरीके से काम करे, इसका भी ध्यान रखा गया। सिर्फ जातिगत समीकरण ही नहीं, जातिगत समीकरण के साथ साथ उन चेहरों को जगह दी गई है जो वाकई काबिलियत रखते हैं, जो काम करने का हुनर रखते हैं। जाति उनका एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन उनके कामकाज का तरीका भी सबसे बड़ा फैक्टर इस पूरे मंत्रिमंडल गठन में देखा गया है। और इसीलिए 52 मंत्रियों के साथ योगी आदित्यनाथ ने आज शपथ ली है। केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा डिप्टी सीएम बनाया गया है। ब्रिजेश पाठक इस बार डिप्टी सीएम बने हैं, उनकी पदोन्नति हुई है क्योंकि डॉक्टर दिनेश शर्मा अपने समाज में कोई बेहतर खास छाप नहीं छोड़ पा रहे थे ब्राह्मणों में, और बार बार बीजेपी को ब्राह्मण वोट बैंक के मुद्दे पर परेशानी झेलनी पड़ रही थी। हालांकि 2022 के चुनाव में 89 से 90% ब्राह्मणों का वोट बीजेपी के पास ही गया है, लेकिन आने वाले समय के लिए लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी। इसीलिए न सिर्फ जातिगत समीकरण बल्कि जो अहंकार से भरे हुए मंत्री पिछली सरकार में थे उनको भी बाहर का रास्ता दिखाया है। यह अहंकार का पैमाना बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने तय किया कि कैसे जब वो तमाम मंत्रियों के पास जाते थे तो वो उनकी सुनते नहीं थे, वो मीटिंग में व्यस्त रहते थे। तो बीजेपी ने यह साफ कर दिया है कि संगठन के हिसाब से सरकार में मंत्रियों को चलना होगा। अदिति, बिल्कुल। और डॉक्टर संजीव मिश्रा, दावे किए जाते हैं जाति से परे, धर्म से परे हम अपनी सियासत करते हैं, लेकिन फिर जब पॉलिटिकल नैरेटिव की बात की जाती है, पोल नैरेटिव की बात की जाती है, तो उसमें सुनने में आता है 80 वर्सेस 20, उसमें सुनने में आती है जालीदार टोपी, उसमें सुनने में आता है हिंदुत्व। तो फिर सवाल उठते हैं कि क्या सही मायने में सियासत इन जातीय समीकरणों और धार्मिक समीकरणों से परे रही? बहरहाल योगी 2.0 की अगर बात करें, 2.0 की बात करें, तो सबसे बड़ी छाप आपको क्या दिखाई देती है? डॉक्टर संजीव मिश्रा। हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? जी, अब मैं आपको सुन पा रही हूँ, प्लीज। हाँ, तो देखिए, इस योगी 2.0 की अगर बात करें तो एक तो एनर्जेटिक मंत्रिमंडल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप देखिए, जिन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, एक नाम था अजीत पाल। अजीत पाल को बहुत कम लोग जानते, वो इंजीनियरिंग विदेश से पढ़ के आए थे और बहुत ज्यादा उनकी पब्लिसिटी भी नहीं हुई, लेकिन उनको इस बार उनको स्वतंत्र प्रभार दिया गया, उनका प्रमोशन हुआ है। ब्रजेश पाठक के साथ प्लस पॉइंट सबसे ज्यादा क्या था, वो बसपा से आए थे, और जो पॉलिटिक्स, जाति की पॉलिटिक्स की अगर बात कर ले, तो लोकप्रिय थे, लोगों से मिलनसार थे। लेकिन आप खास बात देखिए, अपनी विधानसभा सीट जिसके वो विधायक थे 5 साल तक, वो सीट भाजपा हार गई है। वो लिफ्ट होकर कैंट गए थे और वहां जीते हैं। इसके बावजूद तो दोनों उप मुख्यमंत्री ऐसे हैं जो अपनी पुरानी विधानसभा सीट एक तरह देखा जाए तो हारे हैं, लेकिन बनाया गया क्योंकि वो व्यक्ति आधारित बनाया गया, सिस्टम इस तरह किया गया। तो ये पूरा जो योगी 2.0 का मसला है, इसमें एक व्यक्ति आधारित पर्सन जो पर्सोनिफिकेशन हुआ है, पूरी तरह से हर व्यक्ति को देकर फोकस करके बनाया गया है। दूसरी जो चीज है, इसमें जो बाहर से लोग आए हैं, मैं वही जो बात कर रहा था उस समय, जो दूसरी पार्टियों से लोग आए हैं, उनका जो ज्यादा बहुमत दिख रहा है, आपको मिला के देखें, जो लोग हटे हैं वो सब मूल भाजपा के हैं। सतीश महाना से उठा लीजिए, श्रीकांत शर्मा को उठा लीजिए, ये सारे लोग वो जो भाजपा के, या दिनेश शर्मा कभी दूसरी पार्टी में नहीं गए, ये सब लोग माइनस हो गए हैं। अब कौन लोग आ गए हैं उनकी जगह, तो दूसरी पार्टियों से ज्यादातर आए हैं। वो चाहे ब्रजेश पाठक हो, वो चाहे प्रतिभा शुक्ला हो, वो चाहे राकेश सचान हो, राकेश सचान बस सपा कांग्रेस सब घूम के आ गए, ये वो चाहे अनिल राजभर हो, इस तरह से तमाम बड़े नाम हैं जो दूसरी पार्टियों से होके आए और उनको यहाँ पे बड़ी बढ़िया इज्जत दी गई। तो इसको आप पॉजिटिव तरीके से भाजपा की टर्मिनोलॉजी में समझे तो लगेगा कि भाई 2024 में भी लोगों को न्योता देने के लिए जिस तरह होता है ना भाई, थोड़ा करा जाता है, या फिर हम आपको जवाब देना चाह रही है, उनका जवाब लें प्लीज। इन्होंने तो ऐसा कर दिया कि 52 में से 51 मंत्री जो हैं वो बाहर से ही आए हैं। नहीं भाई साहब, हाथ जोड़ के वो बाहर से नहीं आए हैं। अगर हमारे 5-6 कुछ ऐसे मंत्री हैं जो अन्य कभी दल में थे, हमारी पार्टी में हमारी विचारधारा से जुड़ना उनको सही लगा, तो सराखों पर हाँ हमारी विचारधारा का मान रखना पड़ेगा, और जो हम विकास के कार्य करते हैं उसमें बखूबी उनकी हिस्सेदारी नापी जाएगी, जांच की जाएगी कि कितना कार्य कर रहे हैं। और अगर कोई लोकप्रिय नेता है जो बाकायदा चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं और उनके साथ हमारे समाज का, हमारे देश के मतदाताओं का एक अच्छा खासा वर्ग जुड़ा हुआ है, तो उनको रिप्रेजेंटेशन देने में क्या हर्ज है? कोई तरीका नहीं है ये।
कोई तरीका नहीं है। देखिए ये तो ऐसी बात हो गई अदिति, मैं बोलना नहीं चाह रही, हम जिम्मेदारी मानते हैं, सर झुका के धन्यवाद करते, लेकिन तो कोई खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे वाली बात हो गई कि और कुछ क्रिटिसाइज करने को मिला नहीं, चुनाव तुम जीते नहीं हो तो जबरदस्ती तुम जहां पे कुछ है नहीं वहां पे यू वेंट योर एंगर, मैन्युफैक्चर ही कर लो किस तरीके की कंट्रोवर्सी एंड कॉन्स्पिरेसी। रियलिटी ये है जब आप मान रहे हैं, आपके अन्य यहाँ पे एनालिस्ट मान रहे हैं कि हर वर्ग से किसी ना किसी को रिप्रेजेंटेशन मिला है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं तो पूछना चाह रही हूँ, अगर कोई डायरेक्ट चुनाव जीत के आया है और कुछ वैसे ही वाकिफ में दिग्गज बड़े नेता है, चाहे वो एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल से चुन के आ रहे हैं, तो बुराई क्या है? ठीक है, ठीक है, ठीक है डॉक्टर संजीव मिश्रा, बुराई क्या है? पर राजनीति में तो आना जाना लगा रहता है, पार्टियां बदलने का एक लंबा सिलसिला है, इतिहास है। मैं जवाब दे रहा हूँ, एक सेकंड में दीदी, मैं 2 मिनट में बात खत्म करूंगा। ये बात नहीं है, मैं बिल्कुल ये बात नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं तो भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, ये देश का संगठन है, 14 करोड़ सदस्यों के साथ विश्व का सबसे ताकतवर और सबसे कर्मठ और बड़ा संगठन है। हाँ, हम किसी को जाने के लिए कहते नहीं है, लेकिन अगर अपनी मर्जी से कोई जाना चाहता है तो हम जोर जबरदस्ती करते नहीं है। हाँ, बड़ा संगठन है। अब आप जवाब ले लें मुकुल शर्मा, नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों की, इनकी नीतियों से अगर आप वाकिफ रखते हैं, आप सराखों पर आप आइए, काम करके दिखाइए, कार्य करके दिखाइए। ठीक, जवाब ले लीजिए डॉक्टर संजीव मिश्रा, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, प्लीज डॉक्टर संजीव मिश्रा। देखिए नूपुर जी, मैंने उसी समय कहा कि हो सकता है ये सर्व स्वीकार्यता का प्लेटफॉर्म हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब एनालिसिस होगी तो सारे पहलुओं पर होगी। और मुझे लगता है भाजपा सारी एनालिसिस को स्वीकार करती। भाजपा तो उस प्राचीन परंपरा की पार्टी है जहां पर निंदक निरे राखी है, आंगन कुटी छावाए कहा गया है। तो एक विश्लेषण से इतना परेशान होना नहीं चाहिए मुझे लगता है। खैर, लेकिन अभी जो लिस्ट चल रही थी हमारे, बहुत बढ़िया सही समय पर लिस्ट चलाई गई, लेकिन आपका विश्लेषण ये था कि लगभग सारे लोग बाहर से आए हुए हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ बड़ी संख्या, मैं फिर कह रहा हूँ लगभग सभी लोग मंत्रिमंडल में बाहर से आए हुए हैं। अभी तो मैंने आपसे सवाल पूछ लिया, क्या 52 में से 51 लोग बाहर से आए हैं? आप मुझे गिन के बता दीजिए। आपने तो ऐसा विश्लेषण कर दिया जो शायद कोई और ना कर पाएगा। जवाब ले लीजिए उनका, जवाब ले लीजिए प्लीज। खैर हो ही नहीं रही, लेकिन अगर डॉक्टर संजीव मिश्रा प्लीज 30 सेकेंड्स आप अपना आर्गुमेंट प्लीज। करूंगा दीदी जी, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी वर्सेस ब्रजेश पाठक रख लीजिए। एक आदमी ने आपको लोकसभा चुनाव इतना बढ़िया अध्यक्ष जितवाया था, लेकिन मैं कोई लक्ष्मीकांत वाजपेयी का भी प्रवक्ता नहीं हूँ। एक ऐसे तमाम उदाहरण हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये स्वीकार्यता, आपने अगर पूरी बात सुनी होती तो आप इतना तेज नहीं बोलती। मैं फिर कह रहा हूँ ये 2024 में स्वीकार्यता का मापदंड है। पिछले सरकार में बाहर से आए लोगों को उतना प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, इस बार ज्यादा मिल गया, अच्छी बात है। आशीष पटेल भी हैं, संजय निषाद भी हैं, साथी हैं, होना चाहिए। आप कह रहे हैं राजनाथ सिंह का लड़का इसलिए मंत्री नहीं बन सकता क्योंकि राजनाथ सिंह खुद मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल तो पति पत्नी मंत्री बन गए, एक केंद्र में है, एक यहाँ है। तो परिस्थितियां बनाती हैं और करना पड़ता है। मैं इसमें कतई नहीं कह रहा हूं कि क्यों किया जा रहा है, लेकिन जब विश्लेषण होगा तो इस विश्लेषण से कोई भाग नहीं पाएगा। ठीक है, जल्दी से एक कमेंट में नुपुर में वापस आपको मंच दूंगी, प्लीज मैं वापस आपको मंच दूंगी। शंभुनाथ शुक्ला, मेरा आपसे सवाल है योगी 2.0 जिसके बारे में मैं अभी डॉक्टर संजीव मिश्रा से भी सवाल कर रही थी, आपको इसका सबसे बड़ा मैसेज क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, संजीव ने एक बात कही थी कि इसमें बाहर से आने वाले लोग लिए गए, ये बात सही है, लेकिन ये मुख्यमंत्री का अपना विशेषाधिकार होता है कि वो उन लोगों को रखे जो काम कर सके। मेरे ख्याल से इसीलिए उन्होंने असीम अरुण जैसे जो पहली बार ही विधायक बने उनको मंत्री बना दिया, और भी स्वतंत्र प्रभार का, तो ये उनका अपना एक विशेषाधिकार था। इसी तरह से इसमें एक तो जो जातियों कॉम्बिनेशन है वो मैंने पहले उसके बारे में बता ही दिया है। क्षेत्रीय संतुलन जिस तरह बनाया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नाराज लग रहे थे, खासतौर पे किसान समस्या को लेकर के, लेकिन किसान समस्या की जो बातें थी, जो नाराजगी थी, वो अलीगढ़ बढ़ते ही दिखाई नहीं पड़ी। इसका मतलब शेष उत्तर प्रदेश में उसका बहुत असर नहीं पड़ा। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए 16 मंत्री बनाए गए। बहुत बड़ी बात है कि 16 मंत्री सिर्फ वेस्ट से हैं, उसके बाद नंबर 2 पे 15 मंत्री जो हैं वो ईस्टर्न यूपी से हैं। जिन इलाकों से बीजेपी की जीत शुरू हुई उस सेंट्रल यूपी से कुल 6 मंत्री हैं, बुंदेलखंड से 4 हैं। तो ये थोड़ा क्षेत्रीय असंतुलन दिखाई पड़ सकता है कि कहीं तो ज्यादा उनको लग रहा है कि ज्यादा हमने प्रदान कर दिया, कहीं कुछ कम कर दिया। एक बार फिर से दर्शकों को यहाँ पर बता देते हैं, योगी 2.0 में जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर हम बार बार बात कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 16 मंत्री हैं, पूर्वांचल से 15 मंत्री हैं योगी कैबिनेट में, अवध से 6 मंत्री हैं, वहीं रोहिलखंड की बात की जाए
तो 5 मंत्री, मध्य उत्तर प्रदेश से 6 मंत्री और बुंदेलखंड से 4 मंत्री। कैबिनेट में अगर रीजन वाइज ब्रेकअप की बात की जाए तो हम आपको दिखा रहे हैं सबसे ज्यादा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 16 मंत्री। बात तो ये चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नाराजगी दूर करनी थी और सबसे बड़ी समस्या अभी 2024 है। नहीं, आपने कहा कि ये नाराजगी दूर करनी थी। अभी ये सवाल मैंने विशाल से भी पूछा था, अगर नाराजगी होती, मैं ये समझना चाहती हूँ कि हमें क्या स्टेट लेवल पर और लोकसभा के लेवल पर इसे अलग अलग करके देखने की जरूरत है, क्योंकि अगर नाराजगी होती तो जिस तरह समाजवादी पार्टी और आरएलडी साथ आए और ये कहा गया कि बीजेपी बहुत मुश्किल में है और बीजेपी के लिए चैलेंजेस तमाम हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी की जो वेस्टर्न यूपी में परफॉर्मेंस रही उसके बाद वो नाराजगी है या नहीं है, या स्टेट लेवल पे नहीं दिखी, लोकसभा के लिए दिख सकती है। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर नाराजगी तो थी और ये भी सही है कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी साथ साथ आए, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों के समीकरण एकदम बैठ नहीं रहे थे, क्योंकि जयंत चौधरी को अखिलेश यादव कहीं ले नहीं गए। अगर किसानों की समस्या थी तो, और ये मानते हैं किसान नेता हैं, तो उनको पूर्वी उत्तर प्रदेश ले आते, सेंट्रल यूपी ले आते, बुंदेलखंड ले आते, लेकिन कहीं नहीं ले गए। सिर्फ उनको मेरठ मंडल तक सीमित कर दिया, मेरठ और सहारनपुर, उसके आगे वो ले ही नहीं गए। तो इसका मतलब जयंत चौधरी भी समझ रहे थे, या उनका जो समर्थक थे वो भी समझ रहे थे कि जयंत चौधरी की हैसियत जो है ये नंबर 2 या नंबर 3 जैसी है, तो क्या फायदा है। तो शायद वो लोग फिर वापस चले गए बीजेपी में, जैसा कि पिछली बार जाट गए थे। और जो हिंदू मुसलमान का मामला हुआ, कैराना से उठाया गया मुद्दा, उसका भी बहुत असर पड़ा और उस पूरे व्यस्त को साधे रखने के लिए यह किया गया है कि 16 मंत्री पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बना दिए गए और जहां बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा वहां से कम बनाए गए हैं। खासतौर पर अवध देख लीजिए, सेंट्रल यूपी देख लीजिए या बुंदेलखंड देखिए, वहां पे कम बनाए गए हैं, लेकिन सारा फोकस किया वो सेंट्रल और ईस्टर्न पे, वो सॉरी वेस्टर्न और ईस्टर्न पे, बीच का जो हिस्सा है वो गायब कर दिया है। ठीक, प्रदीप कौशल जी। देखिए, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात हो रही थी, मैं उसमें ये जोड़ना चाहूँगा कि किसान आंदोलन अपनी जगह था, लेकिन अंततः चुनावी राजनीति में आपको चयन करना पड़ता है, जिसमें एक पॉजिटिव वोट होता है, एक नेगेटिव वोट भी होता है। तो आपको कौन नहीं चाहिए, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। चूंकि 2 ही खेमे थे, 2 ही प्रतिद्वंदी थे, तो किसान आंदोलन का अपना प्रभाव रहा होगा, लेकिन अंततः लोगों ने यह भी तय करना था कि हमें किसकी आवश्यकता है। दोनों में से कोई बहुत बड़ी चॉइस नहीं थी लोगों के सामने जिसमें से चूज करते, जिसमें से चयन करते। तो जो लोग जिनको समाजवादी पार्टी नहीं चाहिए थी, उन सबके सामने केवल एक ही विकल्प था कि भाजपा को वोट दें। इसीलिए जो लोग भाजपा को वोट न दे करके उसके विरुद्ध वोट देना चाहते थे, वो सब लोग लामबद्ध हो गए दूसरे खेमे की तरफ। इसीलिए जो अंततः भाजपा का अपना जो परफॉर्मेंस था वो वेस्टर्न यूपी में बहुत निराशाजनक नहीं रहा, बल्कि उनकी जहां तक उनको डर लग रहा था उतना नुकसान हुआ ही नहीं। जी, और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो ट्वीट किया गया है, तस्वीरें भी उनके द्वारा ट्वीट की गई हैं, वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर योगी आदित्यनाथ जी और उनके मंत्रिमंडल को हार्दिक बधाई। पिछले 5 वर्षों में राज्य की विकास यात्रा ने कई अहम पड़ाव तय किए हैं और मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में प्रदेश जन आकांक्षाओं को पूरा करते हुए प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट जो थोड़ी देर पहले किया गया है, उसमें सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ को बधाई देते हुए और खुद योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी सक्सेस का, अपनी कामयाबी का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी की करिश्माई लीडरशिप को दिया था। लेकिन अभिषेक सो, मेरा सवाल एक और है आपसे, जयंत चौधरी रहेंगे आपके साथ? देखिए, जयंत चौधरी बहुत किसानों के बहुत बड़े नेता हैं, मजबूत नेता हैं और ज़मीनी स्तर पर उन्होंने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, उनके और यहाँ तक कि सभी धर्म जाति से ऊपर उठकर सभी के लिए काम किया है। हम लोगों ने विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती रही। माननीय प्रधानमंत्री जी सहारनपुर जाते हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी थी, माय समीकरण किसके कहे जाते थे? देखिए, ये केवल एक, मुझे लगता है ये केवल कहने के तौर पर ये एक भ्रम था और हम लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर हम लोगों ने 2012 से 17 तक विकास कार्य किए। आप देख लीजिए, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट 4 लेन कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी,
हॉस्पिटलिटी, डायल 100, वुमेन हेल्पलाइन, तो तमाम हम विकास के नाम पर हम लोगों ने 2017 का भी चुनाव लड़ा और 2022 का भी लड़ा। तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया आपको विकास के नाम पर। देखिए, जनता जब उत्तर प्रदेश और अब जाति और धर्म से परे देखते हैं, नाई दसम की टिकट को लेकर तो अच्छा खासा हंगामा हुआ था। और वो जो वीडियोस आए थे मेरठ में आपके प्रत्याशी के, उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए अदिति जी, जब ये लोग, इनकी हार सुनिश्चित हो चुकी थी, पर ये अपनी हार को लेके इतने बौखला गए थे, तो धर्म के नाम पर ये इस चुनाव को इन्होंने ध्रुवीकरण करा। आप कह रहे हैं कि वो ध्रुवीकरण कर रहे थे, मैं तो आपके नेताओं के बयानों को लेकर पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल। देखिए जिन लोगों ने इस तरह का बयान दिया है वो उनकी खुद की निजी राय थी, पार्टी का उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, और वो उन पर कार्रवाई भी होगी आने वाले समय में। पर क्या भारतीय जनता पार्टी उन लोगों पर कार्रवाई करेगी जिन्होंने खुलेआम ये कहा है कि हम धर्मांतरण करा देंगे, घर वापसी करा देंगे, और इस तरह का एजेंडा, जो कट्टर हिंदुत्व की जो बात करते थे, क्या भारतीय जनता पार्टी उन पर कब कार्रवाई करेगी? इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह के हत्यारों को इलेक्शन बोर्ड से वैसे आपको बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि जनता के बीच आप गए, जनता ने आपके इन दलीलों को, क्योंकि जनता ने जो फैसला सुनाया वो बीजेपी के फेवर में सुनाया और उसके अलाइज के फेवर में सुनाया, और उस फैसले को एक्सेप्ट करने की शायद आपको भी जरूरत है। जो कोर्स करेक्शन की जरूरत है वो आप जरूर करें। अभी जिस तरह का ट्वीट अखिलेश यादव द्वारा किया गया, बहरहाल आप नुपुर शर्मा से सवाल पूछ रहे थे। नुपुर शर्मा, देखिए अदिति, मैं 2-3 चीज कहना चाहूंगी। बहुत देर पहले विश्लेषण हुआ ये, और बहुत ही अजूबा था वो, कि एक पंकज सिंह जी को मंत्री नहीं बनाया क्योंकि हमने अपने कोलिशन पार्टनर, अपना दल को, जो हमारा फॉर्मूला था कोलिशन का, उसका धर्म निभाया। ये भैया किस तरीके का विश्लेषण है? मेरे तो भैया समझ के ही बाहर है। अगर आपका कोई एनडीए में पार्टनर है, उसके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि आपके यहाँ पे ये इतने विधायक लड़ेंगे, आपके केंद्र में इतने सांसद लड़ेंगे, आपको ये मंत्री पद मिलेगा, ये होगा, ये तो कोलिशन धर्मा होता है। आप उसकी तुलना भारतीय जनता पार्टी के भीतर क्या चल रहा है, मेरे तो विश्लेषण समझ से बाहर था, क्योंकि सही मायने में इसकी कोई तुलना ही नहीं थी। दूसरी बात, अब इन्होंने कहा कि भैया धर्म और जाति की राजनीति करती है। जो पूरे चुनाव शुरू होने से पहले जिन्ना ले आए चुनाव के अंदर, जिन्होंने स्वयं की तुलना श्री कृष्ण भगवान से कर ली, जिनके इतिहास में निर्दोष साधु संत कार सेवकों के ऊपर गोली मारना है, और साथ में यह भी बयान दे देना है कि और मारेंगे गोली, और मारेंगे बंदूक, कृपया करके वो हमारे को भाषण ना दे। धर्म की, जाति और बंटवारे की राजनीति, धर्म की और बंटवारे की राजनीति तो स्वयं समाजवादी पार्टी करती आई है, तभी तो MY और नाउ J फॉर्मूला ये लेके आए थे, उसमें विफल रहे। साथ ही में विमेन हेल्पलाइन गिनवा रहे हो, ऐसी भयंकर विमेन हेल्पलाइन थी कि खुद के मंत्री के खिलाफ तो तुमने केस भी दर्ज नहीं किया, गायत्री प्रजापति, वो तो सर्वोच्च न्यायालय का डंडा पड़ा, जो बलात्कारी आपका मंत्री रहा है, तब जाके आपको केस रजिस्टर करना पड़ा, वरना तो आप तो बलात्कारी मंत्री को आप मासूम बच्चा है, गलती हो जाती है करके छोड़ने वाले थे। यहाँ पे बड़े बोलने से जमीनी स्तर पे अगर आप कुछ करके दिखाते तो मान भी जाते। आज की बहस थोड़ी सेंस बनाती, सेंसलेस नहीं होती। कृपया करके अपने गरेबान में झांक के देखिए। आपने हमेशा अपने आप को राजा समझा है, प्रजा से परे। हमने अपने आप को हमेशा सेवक समझा है, इसलिए हाथ जोड़ के और शीश झुकाकर हम धन्यवाद करते हैं, इसको जिम्मेदारी मानते हैं कि किसी भी परिवार में कोई भी पीड़ा होगी, हमें सुनिश्चित करना है कि हर पहलू पे, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एजुकेशन हो, और महामारी ही उसका कंट्रोल क्यों ना हो, चाहे WHO ने कहा हो, चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा हो, हमें हर स्टेटिस्टिक पे खरे उतरना है। और हमें अपनी जनता जनार्दन, जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमें उनकी पूरी एक्सपेक्टेशंस को मानना पड़ेगा, सराहना को आपके सामने उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को मीट करने की चुनौती है। और योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश में कमबैक करने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड मैंडेट के साथ। वो कह रहे हैं, आपके शुभकामनाओं हेतु हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नित नवीन ऊंचाइयों को स्पर्श कर रहा है। विकास की ये यात्रा प्रदेश में सतत जारी रहेगी। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे इकाना स्टेडियम से हमारे साथ हैं। ब्रह्म प्रकाश दुबे, पार्टी वर्कर क्या कह रहे हैं योगी 2.0 को लेकर? बिल्कुल, देखिए अदिति, अधिकतर जो पार्टी वर्कर यहाँ पर मौजूद थे वो तो जा चुके हैं, लेकिन जिनसे भी हम बात सुबह से करते रहे हैं, लगातार बातचीत होती रही है,
जो शपथ ग्रहण में शामिल होने आए थे वो बेहद उत्साहित थे और खास तौर से योगी के दोबारा मुख्यमंत्री को लेकर बेहद उत्साहित थे। एक जोश था और एक आने जो कहा जा रहा है कि 2024 के फाइनल के लिए बीजेपी तैयारी कर रही है, उसी लिहाज से मंत्रिपरिषद का गठन भी किया गया है। तो पूरी की पूरी तस्वीर उसी भी तरह थी। हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई स्टेडियम के भीतर की, किस तरह से 70,000 की क्षमता वाला स्टेडियम पूरी तरह से भरा हुआ था। और शपथ ग्रहण जब हुई और जो चेहरे सामने आए उसको लेकर भी देखिए, हमेशा बीजेपी लीडरशिप जो करती रही है, चाहे केंद्र का जब कैबिनेट का गठन हुआ था आपने देखा, और आज उत्तर प्रदेश में जो गठन हुआ, हमेशा बीजेपी लीडरशिप कुछ चौंकाने वाले चेहरे होते हैं जो हमेशा मानकर चलते हैं कि वो तो मंत्रिपरिषद में आएंगे, वो बाहर कर दिए जाते हैं। और इस बार योगी सरकार में भी वही हुआ, कई कद्दावर चेहरे बाहर कर दिए गए। कई ऐसे चेहरे जिन्हें रिपीट नहीं किया गया। ब्रह्मप्रकाश आएंगे आपके पास आगे और अपडेट्स के लिए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।